तो इस सिक्स्थ डिस्कोर्स में हम कुछ ऐसी थियरीज को देखेंगे जो गॉड की प्रोबेबिलिटी होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं रखता है। और आज वेदांत का मन थोड़ा बहुत डगमगाने वाला है क्योंकि उसको आज कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ें पता लगने वाली है। पूरा तो वो फिर भी कंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि वो अंधभक्त नहीं है, हमारी प्लेलिस्ट अंधभक्तों के लिए बिल्कुल नहीं है, मगर फिर भी उसका मन थोड़ा बहुत आज डगमगाएगा क्योंकि आज वो थर्मोडायनामिक्स के बारे में सीखने वाला है। उसके तीनों या फिर आप चारों कह लो लॉज के बारे में सीखने वाला है। अब थर्मोडायनामिक्स के नाम सुन के बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मगर ये वन ऑफ दी बेसिक चीज़ें हैं जिसका ट्रांसलेशन अगर आप सुन लोगे तो आपको लगेगा ये तो क्या ही था, इसमें कोई बड़ी बात थी ही नहीं। आपके स्कूल्स में सिलेबस में बच्चों के आगे पोर्ट्रे इस तरह से करते हैं इन चीज़ों को कि वो सिर्फ इन साइंटिस्ट के जीने मरने की डेट्स याद रखते हैं और इनकी डेफिनेशन याद रखते हैं। इसका मतलब कि उन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं है और ना ही कोई बच्चा इस डेफिनेशन को, इसके मीनिंग को कुछ सालों तक भी याद रख पाता है। आज मैक्सिमम बच्चे जो 10-12 से निकल चुके हैं वो थर्मोडायनामिक्स पूरी तरह भूल चुके हैं, जबकि ये भूलने जैसी चीज़ है ही नहीं। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये इतनी सिंपल है कि पानी गीला होता है, ये आप कैसे कभी भूल सकते हैं, मगर फिर भी बच्चे भूल जाते हैं थैंक्स टू आवर सिलेबस स्ट्रक्चर एंड द वे वी लर्न थिंग्स। तो यहाँ जब दोनों की कॉन्वर्सेशन फिर से कंटिन्यू होती है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अब बेसिकली बात तो बिग बैंग पर होनी चाहिए थी पहले। बिग बैंग यानी जो ब्रह्मांड के बनने की जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि एक सिंगुलर पॉइंट था बहुत छोटा सा, जब कोई स्पेस नहीं था, कुछ नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, एक छोटा सा सिंगुलर पॉइंट था और उसमें सारी चीज़ें कंडेंस्ड फॉर्म में थी। कंडेंस्ड यानी एकदम एनर्जी के फॉर्म में एकदम लॉक थी एक पैकेट में। तो वो जब एनर्जी का पैकेट, वो सिंगुलैरिटी, वो एक सिंगल पॉइंट जब ब्लास्ट हो गया तो उसमें से बहुत समय बाद रैंडमली कुछ हमारा सोलर सिस्टम, हमारे मिल्की वे जैसा कुछ अरेंज हो गया एंड सो लाइफ फॉर्म हुई अर्थ पे। डार्विन की थियोरी के हिसाब से इवोल्यूशन हुआ, हम सिंगुलर सेल से फिश, फिर वो, फिर बंदर, फिर हम, फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब डायरेक्टली यहाँ से शुरू करने की बजाय सबसे पहले साइंटिस्ट ने वेदांत के साथ थर्मोडायनामिक्स पर डिस्कशन किया। अब वो क्यों किया वो हम आगे देखेंगे कि क्यों कितना ज़रूरी है। और थर्मोडायनामिक्स सुन के भागने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और सुंदर होने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के 3 पॉपुलर सिद्धांत हैं और एक चौथा उन्होंने बाद में निकाला था, मगर ठीक है, उनको एडजस्ट करना पड़ गया, कोई बात नहीं। जो उन्होंने सबसे लास्ट में ढूंढा वो उनको सबसे पहले रखना था, इसलिए उन्होंने ज़ीरो नाम दे दिया उसको। तो थर्मोडायनामिक्स के ऐसे चलते हैं लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ, यानी सबसे पहला। फर्स्ट के भी पहले जीरो आता है इसलिए उसको नाम दिया है जीरोथ लॉ। फोर्थ लॉ नाम नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो पहले आए, मगर क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑलरेडी नाम दे चुके हैं तो इसलिए उसको जीरोथ लॉ दे दिया है। तो ऐसे कभी कभी करना पड़ जाता है हमारे मनुष्यों को। पूर्ण इंद्रियां तो है नहीं, सब कुछ जानते हैं नहीं बेचारे, जैसे जैसे ढूंढते हैं करते रहते हैं। ठीक है, कल को कुछ और मिल जाएगा, उनको कुछ और फिट करना पड़ सकता है, -1 कर दे। खैर ठीक है, आगे चलते हैं। तो साइंटिस्ट स्टार्ट करता है थर्मोडायनामिक्स के विषय में। तो सबसे पहला प्रश्न थर्मोडायनामिक्स के एक्सप्लेनेशन से पहले ही वेदांत ने पूछ लिया, अच्छा ये किसने बनाया है ये लॉ। तो साइंटिस्ट ने वेदांत को वहीं पे टोका, देखो ये किसी ने बनाया नहीं है। तुम जो भी मुझसे सुनोगे, मैं किसी भी साइंटिस्ट का नाम लूँगा या कुछ भी बताऊँगा तुम्हें, जो भी कानून बताऊँगा, तुम हमेशा याद रखो ये मेड अप वर्ड्स हैं। थर्मोडायनामिक्स ये कहीं लिखा नहीं है, ये हमने अपने हिसाब से बनाया है हमारी पहचान के लिए, हमारी जानकारी के लिए कि जब हम थर्मोडायनामिक्स बोले तो उसका मतलब ये है। और ये कानून कोई बनाता नहीं है, कानून सारे पहले से होते हैं, ये सारे नियम पहले से ब्रह्मांड में चल रहे होते हैं, हम बस इसे ढूंढ लेते हैं। हम जब ढूंढ लेते हैं तब हम नाम दे रहे थे। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना तुम। एक होती है इन्वेंशन, एक होती है डिस्कवरी। इन्वेंशन यानी कुछ बना देना अपने आप से, और एक होती है डिस्कवरी, पहले से ही वो था, बस हमें अभी मिला है, हमें पता अभी चला है। तो ये सारी डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस नहीं है। तो सबसे पहला नियम, साइंटिस्ट ने कहा कि वेदांत तुम्हें हमेशा से डर था ना कि तुम मर जाओगे या तुम्हारा क्या होगा, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, या तुम पैदा होने के पहले कहाँ थे। मैं तुम्हें सही सही तो नहीं बता सकता कि तुम पैदा होने के पहले क्या थे, कहाँ जाओगे अभी मरने के बाद, मगर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि सम हाउ और दी अदर शायद ये चांसेस हैं कि तुम हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। इस कानून के हिसाब से मैं पक्का नहीं बोल सकता, मगर शायद तुम हमेशा से थे और हमेशा रहोगे।
तो हमेशा से थे तो वेदांत को समझ में आया नहीं, बस उसको इतना समझ में आया कि क्या मैं मरूंगा नहीं कभी भी। वो साइंटिस्ट ने कहा हाँ तुम कभी नहीं मर सकते, इस कानून के हिसाब से पक्का नहीं है मगर शायद तुम नहीं मर सकते। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे? तो उसने कहा अब ध्यान से सुनो, मैं नहीं चाहता तुम अपने मन में कोई गलत डेफिनेशन बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा इसी शरीर में रहोगे और हमेशा ऐसे ही वेदांत बनकर घूमते रहोगे पूरे संसार में, पृथ्वी में। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है पहले तुम समझो, फिर अपने मन में डेफिनेशन या कोई डिज़ायर्स बनाओ, उसके पहले नहीं। और उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है, ये मैं बस कह रहा हूँ। तो वेदांत ने कहा ठीक है कंटिन्यू। तुम्हें वाटर साइकिल के बारे में पता है? वेदांत ने कहा हाँ मतलब वही ना, गर्मियों में पानी गर्म हो जाता है धूप से, फिर वो ऊपर जाके बादल बन जाता है, फिर बादल जब गर्मी का मौसम चला जाता है वही बादल पिघल के फिर बारिश हो जाती है, फिर ये साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल की बात कर रहे हो आप? और फिर ठंडियों में वो बर्फ़ भी बन जाता है, शायद यही इसी की बात कर रहे हो आप? तो उसने कहा हाँ मोटा मोटा यही। चलो ये हम अपने घर में करते हैं और फिर उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लो तुमने रेफ्रिजरेटर में से, एक फ्रिज में से तुमने एक बर्फ़ का क्यूब निकाला। वेदांत ने कहा ओके। तो अब तुमने उसे गैस पर एक बर्तन में रख के गर्म करना चालू कर दिया, तो उसका क्या होगा? तो वेदांत ने कहा कि वो पिघल कर पानी बन जाएगा। ओके। अब तुमने उसे और गर्म होने दिया, अब क्या होगा? तो वेदांत ने कहा वो पानी उबल जाएगा। उसने कहा ठीक है तुमने उबलने भी दिया, अब क्या होगा? तो उसने कहा कि वो भाप बन के उड़ जाएगा हवा में। तो ठीक है, यही चीज़ हम घर पे भी कर सकते हैं इसका मतलब। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, बस क्वांटिटी का फ़र्क है। वो बाहर प्रकृति में खुले आसमान में हो रहा है और यहाँ घर पे हो रहा है बंद कमरों में। अच्छा तो जब तुमने पानी में उस बर्फ़ में आग लगाई तो क्या वो बर्फ़ ख़त्म हो गई? वेदांत ने कहा हाँ। अच्छा फिर तुमने जब पानी में आग लगाई तो क्या वो पानी ख़त्म हो गया? वेदांत ने फिर से कहा हाँ। वो साइंटिस्ट ने कहा क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो ख़त्म हुआ ही नहीं, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया? वेदांत ने कहा हाँ कह सकते हो, मगर वो उसी ने बदला ये कैसे पता? वो तो बर्फ़ तो नष्ट हो गई, पानी आ गया कहीं से। साइंटिस्ट ने कहा नहीं, वो बर्फ़ ही पानी बना है, कहीं और से पानी नहीं आया। उस बर्फ़ ने ही अपना स्वरूप बदल लिया। किसकी वजह से? जब उस पर हीट अप्लाई की गई, जब उसको गर्म किया गया, हीट एनर्जी उस पर डाली गई, और उसी पानी ने वापस अपना स्वरूप बदल लिया जब उसमें और हीट एनर्जी डाली गई। इससे मैं इस सिद्धांत की स्थापना करना चाहता हूँ कि हर एक वस्तु कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ भी यूनिवर्स में से प्लस या माइनस नहीं होता, कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होता, बस अपना स्वरूप बदल लेता है। काल, देश, परिस्थिति और टेम्परेचर के हिसाब से, तापमान के हिसाब से, ताप का मान, गर्मी का माप। वही बर्फ़ के एटम्स पानी के एटम्स में बदल गए, वही पानी के एटम्स हवा के एटम्स में बदल गए। वो एटम्स, वो एनर्जी, वो मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस उसने अपना स्वरूप बदल लिया। उसी प्रकार ये चीज़ पूरे यूनिवर्स में हो रही है। तुम्हें पता है जब हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि तुम शायद कभी ना मरो, क्योंकि तुम्हारा शरीर इस पंचभूत में यहीं विलीन हो जाएगा। आधे कुछ ट्रेडिशंस में शरीर को जला दिया जाता है, ईस्ट में, एशिया साइड में, और यहाँ पे गाड़ दिया जाता है ज़मीन पे। अल्टीमेटली तुम इस पृथ्वी का ही भाग थे और पृथ्वी का ही भाग बने रह जाओगे, बस तुम्हारा फॉर्म चेंज हो जाएगा, मगर तुम्हारे अस्तित्व को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना कुछ भी बनाया जा सकता है ना कुछ भी ख़त्म किया जा सकता है। ये बस है एज इट इज़, इसका कोई कारण नहीं है। ये एनर्जी फंडामेंटल है, इसका कोई कारण नहीं है, बस इसका स्वरूप बदलता रहता है। तो वेदांत ने पूछा तो हाँ ये समझ में आ गया मुझे, तो इसका पहला स्वरूप क्या था? क्या बर्फ़ था या पानी था या हवा था? तो साइंटिस्ट ने कहा ये हम नहीं जानते, हमें बस इतना पता है कि ये एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी इतनी सारी वैरायटीज़ में कैसे बटी हम नहीं जानते, हमारे बस ये सामने है तो हम इसे स्टडी कर रहे हैं, ये कैसे है हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि कोई भी एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, नई एनर्जी बना नहीं सकते। एनर्जी कोई बनाने की चीज़ नहीं है, ना ही एनर्जी कोई डिस्ट्रॉय करने की चीज़ है। वो बस अपना स्वरूप बदल सकती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो बन नहीं सकती। और क्योंकि सब कुछ यहाँ पे एनर्जी ही है, मास भी एनर्जी है। मास यानी, मास बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसमें हिग्स बोसॉन का रोल आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल आ जाता है, वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तुम अभी के लिए इतना समझ लो, मास यानी कोई भी वज़न। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है मास की, मगर फिर भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह देता हूँ, मास यानी कोई भी वज़न, कोई भी हैवी चीज़ जिसमें कुछ वज़न हो।
एक पेपर भी मास है, एक पत्थर भी मास है, एक एटम भी मास है, उसके अंदर का प्रोटॉन भी मास है, उसके अंदर का क्वार्क भी मास है क्योंकि उसमें वजन है, इलेक्ट्रॉन भी मास है, भले ही कम मगर है। तो ये सारे मास भीतर से एनर्जी ही है, बेसिकली भीतर से ये एनर्जी ही है, अंदर से सब एनर्जी ही है। ऊपर ऊपर से हमें मास दिख रहे हैं। एनर्जी और मास इन दो स्वरूपों में ब्रह्मांड बटा हुआ है। कुछ एनर्जी मास का रूप ले लेती है और कुछ एनर्जी एनर्जी ही रहती है, मगर कोई भी बनती नहीं है, ना कोई कभी खत्म होती है, अपना स्वरूप बदलती रहती है बस। इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है हम नहीं जानते, और हम ये भी नहीं जानते कि क्या कभी हम जान भी पाएंगे या नहीं। ये मैंने तुम्हें बता दिया थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि शायद हम कभी नहीं जन्मे और हम कभी नहीं मरेंगे। अब तुम समझे ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर तुम कभी जन्मे ही नहीं हो, कभी मरोगे ही नहीं, तो ये तो मैं नहीं जानता खुशी की बात है या दुख की बात है, वो तुम जानो, मगर ये पॉसिबिलिटी है कि तुम ये शरीर छोड़ने के बाद भी किसी ना किसी रूप में जिंदा रहोगे, और इस शरीर में आने से पहले भी तुम किसी ना किसी फॉर्म में जिंदा थे, मगर हम ये नहीं जानते कि तुम इस शरीर में क्यों आए और कैसे आए और इसके बाद कहाँ जाओगे, ये हमें नहीं पता। दूसरा नियम एंट्रोपी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, थोड़ा सा हम सीरीज में एक बार पॉज लेंगे। एंट्रोपी जो आज मैं अभी समझाने वाला हूँ वो इन जनरल जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, जो डेफिनेशन चल रही है, जो अंडरस्टैंडिंग है एक साइंटिस्ट की या फिर किसी भी सिलेबस की जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मास एनर्जी कंजर्वेशन और ये एंट्रोपी और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सब को हम कर्म सिद्धांत के हिसाब से अगेन समझेंगे आगे सीरीज में, बहुत आगे, अभी नहीं आगे। अभी हम जनरल मीनिंग ले रहे हैं ताकि हमें वो काम आए। ठीक है, कंटिन्यू। उस साइंटिस्ट ने वेदांत को एंट्रोपी समझाने के लिए एक पेन होल्डर हाथ में उठाया जिसमें कुछ 10-12 पेन रखे हुए थे, कुछ पेंसिल, पेन, स्केल, रबर, शार्पनर, सब कुछ। तो साइंटिस्ट ने उठाया और उसने कहा कि वेदांत इस पेन होल्डर को देखो, अगर मैं इसे अभी नीचे ज़मीन पर फेंक दूँ, छोड़ दूँ हवा में से नीचे, तो क्या होगा? तो वेदांत ने कहा कि ये पेन होल्डर नीचे गिरेगा और इसके अंदर जो भी कुछ सामान रखा है, पेन, पेंसिल, शार्पनर, जो भी कुछ रखा है, वो सब फैल जाएगा ज़मीन पे। उस साइंटिस्ट ने कहा कि वेदांत क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये कितनी ऐसी गुंजाइश है कि ये पेन होल्डर एज इट इज नीचे गिरे बिना बिखरे, ये बताओ। वेदांत पहली बार में समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं ये। साइंटिस्ट ने फिर से एक्सप्लेन किया कि वेदांत ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि मैं पेन होल्डर नीचे फेंकूं और ये एज इट इज सब कुछ इसमें अरेंज रहे, कुछ भी बिखरे ना। क्या आप तो मेरी बात समझ गए? जैसा मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ ये नीचे जाके भी वैसा ही रहे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? वेदांत ने कहा ऐसी तो अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये परफेक्ट तरीके से नीचे लैंड करेगा तो ही ये स्टेबल रह पाएगा, वरना सब कुछ बिखरना तय है। साइंटिस्ट ने कहा चलो तुम समझ गए। अब ठीक है, हमने ये देख लिया कि इसके अरेंज रहने की पॉसिबिलिटी एक ही है। अब ये बताओ कि इसके बिखरने की पॉसिबिलिटी कितनी है? वेदांत ने कहा अनंत, ये कितना भी बिखर सकता है, कैसे भी बिखर सकता है। ये जो पेन अभी यहाँ रखा है ये वहाँ जाके गिर सकता है, ये यहाँ गिर सकता है, ये वहाँ, ये उल्टा हो सकता है, इसका ढक्कन निकल सकता है, शार्पनर टूट सकता है, रबर टेबल के नीचे जा सकता है। बिखरने की तो अनंत पॉसिबिलिटीज़ है, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये किस तरह से बिखरेगा, किस पैटर्न में बिखरेगा। वो साइंटिस्ट ने कहा एकदम ठीक, बिखरने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मगर ठीक रहने की एक ही है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 और 2 कितना होता है, तो तुम कहोगे 4। सही उत्तर केवल एक ही है, मगर गलत उत्तर की कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। गलत उत्तर कितने भी हो सकते हैं, 3, 5, 10, एप्पल, बनाना, गाड़ी, फ्लाइट, कुछ भी हो सकता है। गलत आंसर तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, मगर सही केवल एक ही हो सकता है। 2 और 2 4। इसी को सिंपल भाषा में कहते हैं एंट्रोपी। यानी मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रह्मांड में ये सारी अरेंजमेंट्स अगर तुम देखोगे तो पृथ्वी के बाहर, सोलर सिस्टम के बाहर, मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर तुम्हें रैंडम दिखेगी। यहाँ भी बहुत चीज़ें रैंडम दिख जाएगी, मतलब ऐसी चीज़ें जिनका कोई काम नहीं है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, मगर वो फिर भी है। पूरा का पूरा अंतरिक्ष खाली पड़ा है, इतना बड़ा है, उसमें पृथ्वी हमारा गोला एकदम छोटा सा, एक पॉइंट के बराबर भी नहीं है।
तो बाकी का पूरा ब्रह्मांड इतना वेस्ट है, इतना खाली है, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कोई पत्थर हवा में डोल रहे हैं, कुछ भी टकरा रहे हैं एक दूसरे से, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये इतनी फालतू चीज़ें और यूजलेस चीज़ें हो रही है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और यहीं पे एक रैंडम जगह पे, एक अनंत विशाल स्पेस में एक गैलेक्सी बन गई, वहाँ पे एक सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम बन गया, सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रह, पृथ्वी, पृथ्वी पर इतने सारे जीवन, यहाँ पर हमने टेबल बनाया है, सब कुछ हो गया है, इतना सारा कुछ हो गया है अपने आप। हम नहीं जानते कैसे हुआ, हम अपने आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते। एंट्रोपी का यहाँ बेसिकली मतलब यही है कि अगर बिग बैंग हुआ है, अगर बिग बैंग हुआ है तो फिर ये बहुत ही एक कैलकुलेटेड चीज़ है, क्योंकि इतनी प्लानिंग से एक प्लैनेट बनाना, उसके अंदर जीव जंतु बनाना, प्लांट्स बनाना, पौधे, पेड़ पौधे जो अपने आप सूर्य से अपना खाना बनाएं और वो रिग्रो होते रहे, रिप्रोड्यूस करें, मनुष्य, जानवर, इतना सिस्टमैटिकली जो हम रह रहे हैं, ये बहुत ही एक रेयर इवेंट है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये कितना रेयर इवेंट है। अगर तुम एक के आगे 100 जीरो लगा दो ना, इतना बड़ा फिगर, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज है, उसमें से ये एक हो सकता है। सारे एटम्स किसी भी ऑर्डर में बिखर सकते थे, मगर ये प्रॉपर अरेंज ही क्यों हुए? किसने अरेंज किया? किसकी प्रेरणा से ये अरेंज हुए? हमारी प्रेरणा से नहीं हुआ, ये हम जानते हैं, क्योंकि हमने नहीं किया। हमें खुद का नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। एक रैंडमली एक दिन एक माता की गर्भ से हमने जन्म लिया और हम रहने लग गए। तो ये इतना प्रिसीजन कहाँ से आया? इन एटम्स को इतना प्रॉपरली अरेंज किया किसने? किसने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बनाए? और ये कैसे सब हुआ? ये एनर्जी मास में कन्वर्ट कैसे हुई? ये सूर्य, पृथ्वी, ये सारी कैसे बनी? ये हम नहीं जानते। ये एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मगर ये कॉम्बिनेशन कहाँ से आया ये हम नहीं जानते। ये कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी तो एक ही है, इतना परफेक्टली सब कुछ बनना, मगर रैंडमनेस तो कैसी भी हो सकती थी। एटम्स कैसे भी अरेंज होते, सूर्य नहीं बनता, ऐसे ही एटम्स हवा में डोल रहे होते, हम होते ही नहीं ब्रह्मांड में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ऐसी पॉसिबिलिटी रखता है कि शायद हमें किसी हायर अथॉरिटी, किसी हायर एनर्जी, किसी हायर इंटेलिजेंस ने हमें बनाया है। ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है मगर एक पॉसिबिलिटी है। इसको देख के ऐसा पता चलता है, एंट्रोपी को देख के ऐसा पता चलता है। एंट्रोपी का मतलब यही है रैंडमनेस। मैं इस पेन के होल्डर को जब नीचे गिर देता हूँ तो ये किस तरह से बिखरेगा, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, मगर सही रहने का सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी कि हाँ ये पेन में सब एज इट इज अरेंज रहे नीचे गिरने के बाद भी। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड है, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक थी और ये हो गई। ये जादू है, क्या है हम नहीं जानते, मगर ये हो गया, ये हमारे सामने है, क्योंकि हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं इसे। तो ये कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये करोड़ों अरबों पॉसिबिलिटीज हो सकती, मगर यही हुआ, तुम सोचो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ब्रह्मांड को रैंडमनेस पसंद है, ब्रह्मांड को सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं पसंद है। तुम देखोगे कि हमें कुछ भी बनाए रखने के लिए या उसको बनाने के लिए मेहनत लगती है। लोग जिम जाते हैं, अगर वो जिम नहीं जाएंगे तो नेचुरली मोटे हो जाएंगे, उनकी फिजिक खराब हो जाएगी, मगर उनको फिजिक बनाए रखने के लिए जिम जाना पड़ता है, हेल्दी रहने के लिए, वरना इवेंचुअली वो मरने तो वाले ही हैं, मोटे तो होने ही वाले हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझो। ब्रह्मांड को नॉर्मल चीज़ें पसंद है, एकदम नॉर्मल, जो मैक्सिमम जगह है। अब तुम किसी ठंडे प्रदेश में जहाँ बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे जाके तुम उबलता हुआ पानी रख दो, वो अपने आप ठंडा होता जाएगा, क्योंकि वो बार बार उस ठंडी हवा से टकरा रहा है। तो हवा उसे फोर्स करेगी जब तक वो उससे एक सरीका ना हो जाए, वो पानी ठंडा ना हो जाए। यही दूसरी बात, तुम आग में बर्फ़ का गोला डाल दो एक, वो बर्फ़ का गोला तब तक नहीं पिघल जाएगा, वो पिघलता रहेगा जब तक वो उस आग में एक ना हो जाए। यानी ब्रह्मांड को एक सरी की चीज़ें पसंद है, यूनिफाइड चीज़ें पसंद है, रैंडमनेस नहीं पसंद, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पसंद। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें इंटेलिजेंस लगानी पड़ती है। तुम ठंडियों के मौसम में यहाँ नहाते हो, बर्फ़ पड़ती है, वेदांत ने कहा हाँ, तो तुम क्या करते हो? तुम्हें ठंडा पानी जो डायरेक्ट नल से आ रहा है वो तो बहुत ही ठंडा होता है, तो तुम नहाते कैसे हो? तो वेदांत ने कहा हाँ, मैं गीज़र ऑन करता हूँ और उससे गर्म पानी ले लेता हूँ। तो साइंटिस्ट ने कहा क्या कभी ऐसा होता है कि गीज़र ज़्यादा देर के ऑन रह जाए और उसमें से बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी आ जाए, इतना गर्म कि तुम्हें सहन ना हो? वेदांत ने कहा हाँ, कभी कभी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करते हो? तो वेदांत ने कहा मैं उसे ठंडे पानी में मिक्स कर लेता हूँ। तो साइंटिस्ट ने कहा उससे क्या होता है? तो वो दोनों पानी मिलकर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, ऐसा कि जिससे मैं नहा पाऊँ। साइंटिस्ट ने कहा एग्जैक्टली। अब जब तुम ठंडे पानी, एक्सट्रीम गर्म पानी को जब मिक्स करते हो,
जब वो दोनों आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम गर्म मिलके दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं, दोनों ही अपनी एकदम गर्माहट और एकदम ठंडक छोड़ देते हैं, और बीच के रास्ते में दोनों मिल जाते हैं, दोनों पूरे बाल्टी में एक सरी का पानी हो जाता है। करेक्ट? वेदांत ने कहा बिल्कुल सही। यही चीज यूनिवर्स करता रहता है, रैंडमनेस और यूनिफाइडनेस। यूनिवर्स को स्पेसिफिक चीजें नहीं पसंद, यूनिवर्स को एक सरी की चीजें पसंद है। एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तुम्हें, तुम जब आराम करते हो या जब कोई लाश होती है तो क्या वो खड़ी रह सकती है? वेदांत ने कहा नहीं, लाश खड़ी नहीं रह सकती। समझो किसी को गोली लग गई, वो खड़ा है, किसी को गोली लग गई 4 गोली और वो मर चुका है, तो क्या वो खड़ा रह पाएगा? वेदांत ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि खड़े रहने के लिए उसको उसका विवेक चाहिए, उसकी शक्ति चाहिए, वो उसके पास नहीं है। तो अब जब उसके पास शक्ति नहीं है तो उसकी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको लेटने पे मजबूर कौन कर रहा है? वेदांत ने कहा मैं नहीं, शायद ग्रेविटी में भी। उसने कहा हाँ ग्रेविटी कर रही है नो डाउट, मगर ग्रेविटी नीचे ही तो है, वो उड़ तो नहीं रहा ना, खड़ा भी तो है, जमीन पे ही तो टच है, मगर फिर भी वो लेट ही क्यों रहा है? लाश जमीन पे गिर क्यों जाती है? मतलब किस बात से है कि जमीन पे टच रहे, हवा में नहीं उड़े। ग्रेविटी का मतलब तो ये होता है कि हवा में नहीं उड़े, जमीन पे टच रहे। तो लाश तो जमीन पे टच ही है अभी भी खड़े खड़े, तो वो गिरती ही क्यों है? बेसिकली लेट क्यों जाती है? वेदांत ने कहा मतलब लेटती है, पता है, अभी क्यों लेटती है क्या बोलूँ, अब लेट जाती है। साइंटिस्ट ने कहा इसी को एंट्रोपी कहते हैं। अब अगर वो खड़ी रहेगी तो उसमें बहुत मेहनत और कैलकुलेटेड डिसीजंस लगते हैं। अब उसका जो वजन है पूरे शरीर का, वो ज़मीन पर एक सरी के तरीके से फैल गया है, तो अब वो बैलेंस हो गया है अपने आप। अब उसे बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बैलेंस आउट हो गया है। जब शरीर लेट जाता है तो उसे और गिरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो अब शरीर अपने आप बैलेंस आउट हो गया। खड़े खड़े वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, बैलेंस बनाने के लिए स्वयं की ताकत चाहिए, अब वो उसमें रही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली लेट जाएगा, जिसकी वजह से उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे लैंड पे। ये वैसा ही है। अब तुम एकदम सिंपल भाषा में समझो, तुम्हारे पास 2 डंबल है, एक 10 किलो का और एक 20 किलो का, एक हाथ में 10 किलो का, एक हाथ में 20 किलो का, तो तुम्हारा झुकाव रहेगा एक साइड के नहीं रहेगा। वेदांत ने कहा मेरा 20 किलो वाले की तरफ ज़रा झुकाव रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा भारी है। 10 वाला डंबल हाथ ऊपर रहेगा और 20 वाला थोड़ा झुका हुआ रहेगा। तो साइंटिस्ट ने कहा क्या हो अगर मैं तुम्हें वो 10 और 20 जोड़ के, जो कि 30 हो रहा है, और मैं तुम्हें दोनों हाथ में 15-15 किलो के डंबल दे दूं? वेदांत ने कहा हाँ, तो मैं एकदम सीधा चल पाऊंगा बैलेंस बना के, क्योंकि दोनों हाथ में सेम वजन है। साइंटिस्ट ने कहा यही एंट्रोपी है। ब्रह्मांड को एक सरी की चीज़ें करना पसंद है, रैंडमनेस पसंद है और इक्वालिटी पसंद है। ब्रह्मांड कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं चाहता, वो अपना खुद कोई बैलेंस नहीं बनाना चाहता। तुम कुछ भी करो वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी। बड़े बड़े चीज़ों में स्पाइडर्स के जाले लग जाते हैं, जंग लग जाता है, कुछ भी हो जाता है। ब्रह्मांड बस वापस अपने स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है, वो बना हुआ एकदम प्रॉपर नहीं रहना चाहता। तुम कोई बिल्डिंग बनाओगे तो वो इवेंचुअली गिर जाएगी एक दिन, उसे हवाएं चलेगी, फोर्स करेगी, बारिश उसकी सीमेंट को पिघलाएगी, कुछ ना कुछ करेगी, भले वो 40 साल 50 साल 100 साल ले, मगर एक ना एक दिन वो बिल्डिंग गिरेगी। क्यों? क्योंकि खड़े रहने में जो ताकत लग रही है, फिजिक्स अप्लाई हो रही है। ब्रह्मांड को वो फिजिक्स नहीं पसंद, ब्रह्मांड को यूनिफाइड थियरी पसंद है, यानी सब एक सरी का होना, यानी वो बिल्डिंग लेट जाए, आराम से इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट। मगर हमको चाहिए कि बिल्डिंग खड़ी रहे ताकि हम रह पाए उसमें। सारे के सारे हम ग्राउंड फ्लोर में तो रह नहीं सकते, इतनी जगह है नहीं, तो हम फिजिक्स अप्लाई करके मैनिपुलेट करके बिल्डिंग बनाते हैं। मगर ब्रह्मांड नहीं चाहता वो बिल्डिंग खड़ी रहे, इसलिए ब्रह्मांड 30 साल में वो बिल्डिंग गिर देता है और हमें दूसरी बनानी पड़ती है, और हर 10 साल में उसे रिपेयर करते रहना पड़ता है, पेंट करते रहना पड़ता है ताकि उसमें जंग ना लग जाए, वो गिर ना जाए। अब तुम समझे एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी डिस्ट्रक्शन का नाम है और हम एंटी डिस्ट्रक्शन है, हम एंट्रोपी को अपोज करते रहते हैं पृथ्वी पर। मगर ब्रह्मांड में भी एंट्रोपी कैसे आई हम नहीं जानते, ये पृथ्वी कैसे बनी हम नहीं जानते। इसीलिए हम ऐसा डाउट करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी, कि कोई किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स ने ये बनाया है। क्योंकि हमारे शरीर में भी हम देख रहे हैं कि हम एंट्रोपी यूज़ करके सब कुछ कर रहे हैं, यानी हम खुद बनाते हैं, हम खुद खड़े रहते हैं अपनी ताकत से, अपने डिसीजन से, अपने विवेक से। कोई हमें खड़ा नहीं करता अपने आप से आके। तो ब्रह्मांड की डिफॉल्ट सेटिंग्स थी कि एटम बिखरे रहे सब जगह, कुछ बने नहीं, कहीं भी कोई भी एटम कहीं भी घूम रहा है। पानी, मगर कितना स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बना है तुम देखो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया, सोडियम क्लोरीन मिलके नमक बन गया। कितने सारे कॉम्बिनेशंस है, कितने कॉम्बिनेशंस मैं तुम्हें बनाऊं। ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्लूऑन्स, कितनी सारी चीज़ें हैं जो एकदम परफेक्टली डिज़ाइन है।
और ये एंट्रोपी के एकदम खिलाफ है। ये परफेक्ट डिसीजन किसने लिया? बहुत सारे साइंटिस्ट इसलिए गॉड में मानना चाहते हैं, बहुत सारे नहीं मानना चाहते। जो नहीं मानना चाहते उनके भी अलग कारण है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मगर क्या तुम एंट्रोपी समझ गए पूरी तरह? वेदांत ने कहा हाँ मैं समझ गया। तो अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ बेसिकली सिंपल सी बात है कि एनर्जी को, टाइम को, हर चीज़ को पॉज कर देना। तुम किसी भी तरह हीट के मोमेंट को, एनर्जी के मोमेंट को रोक नहीं सकते। अच्छा, हमने ये देखा है कि हीटिंग से है ना पार्टिकल्स और ज़्यादा फ्री होते जाते हैं। यानी बर्फ़ फ्रीज थी, उसमें हीट डाला तो पानी बन गया, यानी बहने की प्रॉपर्टी आ गई। अब उसको और गर्म कर दिया तो उसमें वो हवा बन गया और फ्री हो गई वो। इसका मतलब क्या होता है कि हीट से तो एनर्जी फ्री होती जा रही है, मास फ्री होता जा रहा है, नो डाउट, पिघल के। मगर इसका मतलब टेम्परेचर जब हम कम करते हैं, जब ठंडक बढ़ाते हैं, तो यानी चीज़ें फ्रीज होती है। करेक्ट? वेदांत ने कहा हाँ। तो हमने हवा जो कहीं भी किसी से भी पास हो सकती थी उसको ठंडा किया तो वो पानी बन गया। तो पानी बह सकता है मगर फिर भी हवा से कम। करेक्ट? हाँ। और पानी को भी जब हमने और ठंडा कर दिया तो वो बर्फ़ बन गया, यानी वो और कड़क हो गया, वो और उसमें बहने की कैपेसिटी कम हो गई। करेक्ट? यानी उसमें रैंडमनेस कम हो गई बेसिकली। अब तुम हवा को एक बलून में डालोगे। अब तुम इस तरह से समझो, तुमने एक बॉटल में हवा डाल दी समहाउ, कैसे किसी भी तरह तुमने डाल दी एक बलून में, तो हवा तो बलून में थ्रू आउट फैली रहेगी। वेदांत ने कहा हाँ। अब यही तुम उसमें ना पानी डाल दो तो पानी क्या है, नीचे जाके बैठ जाएगा। अगर वो बलून पूरा नहीं भरा हुआ है तो तुम बलून को टेढ़ा मेढ़ा करोगे, पानी वहाँ पे बहता जाएगा, नो डाउट, ग्रेविटी के हिसाब से। मगर फिर भी वो ऊपर नहीं चढ़ेगा अपने आप, वो उसके पास जैसा बहाव रहेगा वो वैसा ही काम करेगा। यानी फैलावट है मगर हवा से कम है कंपैरेटिवली। यही तुम एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दो, यानी पूरा जमा हुआ पानी, फ्रीज हुआ पानी, तो वो और सॉलिड हो जाएगा, वो एक ही जगह बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है कि ठंडक से एनर्जी की मूवमेंट, मास की मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। मगर जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना कम रहेगा, मगर फिर भी होता तो रहेगा। मगर क्या हो कि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, इतना ठंडा कि ये मूव ही ना कर पाए, तो क्या होगा? तो सब चीज़ें पॉज हो जाएंगी फिर। वेदांत ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये टेम्परेचर अचीवेबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ये टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर सकते। ये -276 डिग्रीज कुछ होता है, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम इतने में समझ जाओ कि हम ये टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते और हम किसी भी चीज़ को पॉज नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करती। क्यों अलाउ नहीं करती? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हमारे पास उतना समय नहीं है आज। बस तुम इतने में समझ जाओ कि नहीं कर सकती फिजिक्स अलाउ इतना ठंडक। तुम किसी भी चीज़ को फ्रीज़ नहीं कर सकते, तुम कितना भी करो उसमें हीट डाल के उसे पिघलाया जा सकता है, इसलिए फिजिक्स कभी भी किसी को फ्रीज़ नहीं कर सकती। समझ गए? वेदांत ने कहा हाँ ठीक है, ओके। एक तो दो कारण है कि वो टेम्परेचर अचीव कैसे हो, और दूसरा हो भी गया तो उसमें हीट अप्लाई कर दो तो वो वापस पिघल जाएगा। इसीलिए ये अचीवेबल नहीं है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। ठंडक कभी भी परमानेंट नहीं रह सकती, ठंडक का पिघलना तय है। ये थर्मोडायनेमिक्स के तीनों कानून थे। अब ये कितने सिंपल थे, मगर नाम देखो इनके, एनर्जी, मास कंजर्वेशन, एंट्रोपी और ये वो। और हमने सिर्फ पानी से ये तीनों को समझ लिया। पहला कानून हमने समझा पानी, बर्फ़, हवा से। दूसरा हमने समझा पेन होल्डर से, और पानी को हम फेंक दें तो पानी कैसे स्प्रेड हो जाएगा। और तीसरा हमने फिर से जमने की वजह से समझ लिया कि पानी फ्रीज़ हो जाता तो कैसा हो जाता है। इसका चौथा कानून भी एकदम सिंपल है, जिसको ये लोग ज़ीरो कह रहे थे पहला। इफ़ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, देन A इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू C। इसका सारांश यही है। वेदांत ने कहा क्या? मैं बताता हूँ कि तुमने ना 3 बॉटल में पानी लिया है, ठीक है, और 2 बॉटल का पानी एक सरीका है, यानी बॉटल A और बॉटल B का पानी के टेम्परेचर एकदम सेम है, दोनों एकदम सादा पानी है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और तीसरे पानी का टेम्परेचर है ना थोड़ा ठंडा है। तो अब जब हम तीनों को मिक्स करेंगे तो वो ठंडा पानी है ना इन दोनों को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा कि तुम दोनों भी थोड़े थोड़े ठंडे हो जाओ, बराबर? वेदांत ने कहा हाँ। यहीं वो पानी गर्म रहेगा तो उनको गर्म करने की कोशिश करेगा कि तुम दोनों थोड़े थोड़े गर्म हो जाओ। वेदांत ने कहा ये भी बात सही है। तो तीसरा यही कहता है कि आप कितनी भी चीज़ें ले आओ, 10 बॉटल 20 बॉटल, ये सारी एक सरी की चीज होने की कोशिश करेंगी। बेसिकली एंट्रोपी है ये, दूसरे शब्दों में
मगर फिर भी थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हीट फ्लो कब होगी तीनों में या कितनी भी बॉटल्स में, जब किसी एक का भी टेम्परेचर अलग होगा, थोड़ा सा तो किसी एक का भी टेम्परेचर अलग होगा तो वो बाकी सबको डिस्टर्ब करेगा। मगर अगर सभी का टेम्परेचर एक जैसा है तो तुम तीनों को मिक्स भी करोगे तो भी हीट उसमें से फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तीनों का टेम्परेचर एक है, कोई मूवमेंट ही नहीं है अंदर, टेम्परेचर एक दूसरे को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। एक बिल्ली है, एक चूहा है तो डिस्टर्ब होगा बिल्ली चूहे के पीछे, मगर दो बिल्लियाँ हैं तो कुछ होगा ही नहीं, वो एक दूसरे को कुछ करेगी ही नहीं। तीनों बॉटल में सादा पानी है तो तीनों मिक्स होने के बाद भी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो जाएगा, वही रहेगा। मगर एक भी बॉटल में थोड़ा ठंडा या थोड़ा गर्म हुआ तो वो बाकी दोनों को अफेक्ट करेगा। चौथा कानून सिंपल भाषा में यही है, तुम्हें इससे ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेशन से हमने टेक ये लिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तीनों ही एक्चुअली चारों बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसमें भी चौथा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मगर बाकी तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मास और एनर्जी का कंजर्वेशन, यानी कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है एब्सोल्युटली। इसीलिए हमारी भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम भी एक ऐसी दुनिया के शायद जीव हैं जिन्हें कभी डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, शायद हम कभी मरे ही ना। पहली पॉसिबिलिटी ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी एंट्रोपी, कि ये किसने बनाया है, ये ब्रह्मांड किसने एकदम परफेक्टली डिज़ाइन किया है हमारे लिए, हमें किसने डिज़ाइन किया है। अगर किसी ने किया है तो एक सुपीरियर बीइंग है, और अगर गॉड है तो हमारे लिए, अच्छे लोगों के लिए अच्छी खबर तो है वैसे। तीसरी चीज़, टेम्परेचर कभी फ्रीज नहीं हो सकता, यानी हम मूवमेंट को रोक नहीं सकते, हम हमेशा आज़ाद रहेंगे, हम अपना फॉर्म बदलते रहेंगे, हमें कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, हमें कभी भी रोक नहीं दिया जा सकता, हमें कभी भी फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। ये तीनों ही हमारे लिए एक तरह से अच्छी खबरें हैं, इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वेदांत को पूरी तरह चीज़ें समझ में आई और उसने हामी भरी, मगर ये लेक्चर था रेगुलर जो थर्मोडायनामिक्स है, जैसा हम समाज में देख रहे हैं, सिलेबस में देख रहे हैं, उस हिसाब से। मगर अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो हम कर्म सिद्धांत के हिसाब से जब बाद में इसे समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ ये कितना इनकम्प्लीट है और ये ऐसा क्यों है। यहाँ तो हमने ये समझा कि ये है, ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिग बैंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज़ कनेक्टेड रहें इससे और अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में देते रहें। हरे कृष्णा।